नमस्कार, देशहित देख रहे हैं आप। देश का नंबर 1 न्यूज शो देशहित। मैं हूं सचिन। मैं हूं आपके साथ अमन। जल्दी से शुरुआत करते हैं 20 बड़ी खबरों के साथ। पीएम के ऐलान पर वित्त मंत्री ने रखा आर्थिक प्लान। छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ का बूस्टर, 200 करोड़ रुपए तक कोई विदेशी ठेका नहीं। लोकल और स्वदेशी पर सरकार का पूरा जोर। आर्थिक पैकेज में 15,000 तक की सैलरी वालों को बड़ी राहत और 3 महीने तक कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से का ईपीएफ अब सरकार देगी। 72 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा। सैलरी क्लास की जेब में सीधे बचेंगे 50,000 करोड़ रुपए। 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत। इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई। पैसे की कमी से जूझ रहे एनबीएफसी को बड़ा सहारा। आर्थिक पैकेज में 30,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान। लोन दिलाने के लिए सरकार बनेगी गारंटर। रियल एस्टेट को भी सरकार से मिला बड़ा बूस्टर डोज। रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 6 महीने का वक्त बढ़ाया गया। मार्च से लागू होगी मोहलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। केंद्रीय सुरक्षा बलों की कैंटीन में अब बिकेंगे सिर्फ स्वदेशी सामान। 1 जून 2020 से होगा लागू। आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस ने निकाली खोट। चिदंबरम ने कहा गरीबों और प्रवासी मजदूरों को कुछ नहीं मिला। सुरजेवाला ने कहा मजदूरों को घर वापसी के पैसे तो दे देते। केंद्र के आर्थिक पैकेज को ममता बनर्जी ने बताया बड़ा जीरो। कहा रोजगार पैदा करने के लिए कुछ नहीं किया केंद्र सरकार ने। बंगाल हमेशा की तरह खाली हाथ। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से शेयर बाजार में आई जान। 637 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 187 अंकों की उछाल के साथ बंद। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 74,000 के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 3525 नए मरीज, 122 की मौत। रिकवरी रेट बढ़कर 33 के करीब हो गया है। अकेले मुंबई में धारावी में कोरोना के मरीज 1000 से पार। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 8000 के करीब। 155 पुलिसकर्मियों में 47 ठीक हुए। महाराष्ट्र में संक्रमित 24,000 के पार। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गोवा मॉडल पर बनाया घर घर सर्वे का प्लान। बोले लॉकडाउन खोलने पर भी नहीं खोलेंगे जिलों की सीमा। रेल भवन में आरपीएफ जवान के कोरोना संक्रमित होने के बाद बिल्डिंग 2 दिन के लिए बंद। अब 14 से 15 मई को सैनिटाइजेशन के बाद खुलेगी इमारत। लॉकडाउन के बीच अब आज 9 और स्पेशल पैसेंजर ट्रेन। कल पटना और अहमदाबाद से चली ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पहुंची। हावड़ा से भी ट्रेन दिल्ली पहुंची। ट्रेनों के बाद अब बसें भी शुरू हो सकती नई दिल्ली से। सूत्रों के मुताबिक जल्दी हो सकता है फैसला। नई गाइडलाइन भी जारी हो। दिल्ली पुलिस ने 700 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए। टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर शामिल हुए थे। मरकज में लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। दुनिया में कोरोना संक्रमित बढ़कर 43 लाख के करीब। मौत का आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंचा। 15 लाख से ज्यादा इलाज से ठीक। पाकिस्तान और आतंकी संगठनों को आर्मी चीफ की चेतावनी। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा सीजफायर उल्लंघन और घुसपैठ का देते रहेंगे करारा जवाब। आपने लव जिहाद के बारे में तो बहुत सुना होगा। ये लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान के नंबर से फोन करेंगे और हम लोग डर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हम लौटे अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे हम मत समझो। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को सालों पहले चेतावनी दी थी कि धमकी और जिहाद से वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। और अब हालत यह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जी न्यूज के खिलाफ भी पाकिस्तान ने धमकी जिहाद शुरू कर दिया है। आप सुधीर चौधरी हो जी। और जी न्यूज की आवाज रोकने के लिए आतंकवादियों की धमकियां दिलवाई जा रही हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस समय जी न्यूज का खौफ चल रहा है। इंशाल्लाह हम तुम्हें कहते हैं ये गजवा, ये इधर से दौड़ जाओ, कश्मीर से भाग जाओ, कश्मीर से भाग जाओ। इंशाल्लाह हम तुझसे भी अल्लाह ने चाहा तो तेरी गर्दन उतारेंगे इंशाल्लाह। हम कश्मीर में मौजूद है। कश्मीरी मुजाहिदीन है तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। और जी न्यूज के खिलाफ इस धमकी जिहाद में पाकिस्तान खालिस्तानी आतंकवादियों का भी इस्तेमाल कर रहा है। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, डीएनए साहब किद्दां वधिया। मैं हिंदी में बात करूँगा। ये जो पंजाब है ना, ये किसी के बाप का नहीं है। ये मैं सब हिंदुस्तानियों को बताना चाहता हूँ, ये पंजाब किसी के बाप का नहीं है। ये तो जी न्यूज के खिलाफ पाकिस्तान के धमकी जिहाद का सिर्फ एक ट्रेलर है। अब आपको भारत के खिलाफ पाकिस्तान के धमकी जिहाद का सच भी देखना चाहिए। उसको जो ये बात कहता है कि
मौसम का हाल इंशाल्लाह उसको हम दिल्ली का हाल इंशाल्लाह ताला दिल्ली का हाल दिखाएंगे उसको। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की परमाणु धमकी नहीं चली तो उन्होंने धमकी के लिए अब अपने प्यादे आगे बढ़ा दिए। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे, हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? समझ जाओ पाकिस्तान, धमकी जिहाद से जी न्यूज को डरा दोगे, ये मत समझो। तो मतलब आप इस तरह से समझिए कि जी न्यूज से पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से, मतलब पाकिस्तान जो जी न्यूज से बहुत बुरी तरह डरा हुआ है। पाकिस्तान में जी न्यूज का खौफ चल रहा है, डर जी न्यूज की राष्ट्रवादी पत्रकारिता का, डर जिस तरह से जी न्यूज आतंकवाद के खिलाफ ताल ठोकता है उसका, और वो डर जो है वो अब एक तरीके से डराने की कोशिश के रूप में सामने आ रहा है। खौफ में है पाकिस्तान जी न्यूज से। बिल्कुल, पहले एफआईआर दिखा करके धमकी दी गई, फिर उसके बाद धमकी जिहाद शुरू हो गया है। सबसे पहले पाकिस्तान के धमकी जिहाद का हम पर्दाफाश करने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान में क्या चल रहा है, जी न्यूज का खौफ चल रहा है। और ये खौफ इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ साथ देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल जी न्यूज के खिलाफ धमकी जिहाद शुरू कर दिया है। बिल्कुल, धमकी जिहाद शुरू कर दिया है। एक तरफ इमरान खान के पीओके वाले प्यादे यानी कि पीओके के प्रधानमंत्री ने भारत को युद्ध की धमकी दी, तो दूसरी ओर पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने जी न्यूज को धमकी दी है। तो आप समझ रहे हैं, इतना बौखला गया पाकिस्तान जी न्यूज की राष्ट्रवादी रिपोर्टिंग से कि अब वो धमकी देने पर उतर आया है। आतंकवादियों ने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को जान से मारने की धमकी दी है। जी हां, जी न्यूज को धमकी के ज्यादातर फोन कॉल पाकिस्तान और यूएई से आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए हैं ना सर, अभी तो दिल्ली में भी होगा, बंबई में भी होगा। भारत और जिहाद के खिलाफ देश की सबसे बुलंद आवाज जी न्यूज पर पाकिस्तान अब धमकी जिहाद कर रहा है। जिहाद पर सच दिखाने के बाद जी न्यूज भारत को तोड़ने वाली ताकतों के निशाने पर है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को लगातार आतंकियों की धमकी मिल रही है। धमकी देने वालों में 3 तरह के आतंकी ग्रुप हैं। पहला ग्रुप वो जो कश्मीर में पाकिस्तान की सरकार, सेना और आईएसआई के इशारे पर आतंकी साजिश में जुटे रहते हैं। दूसरा ग्रुप खालिस्तानी आतंकियों का है, जिसका मकसद भारत से पंजाब को अलग करना है। और तीसरा वो जिहादी गैंग जो पाकिस्तान और भारत दोनों जगह मौजूद है। सबसे पहले आपको हाफिज गैंग की आतंकी धमकी सुनाते हैं। अभी भी हम इंशाल्लाह कश्मीर में मौजूद हैं, ठीक है, हम कश्मीरी मुजाहिद हैं, कश्मीर में ही मौजूद है। हमारी नंबर भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है। अगर हमको लोकेशन करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो हम तुम्हें इंशाल्लाह लोकेशन करके फासले जमन करेंगे। सरदार शाहजहां बुगटी ने 50,000 आदमियों का हाफिज सईद के ऊपर बात की थी, अगर कश्मीर के ऊपर जंग हुई तो 50,000 आदमी दूंगा। अभी तो एक सरदार बलोचिस्तान के लिए ऐलान किया है, तो अभी बाकी सरदार इंशाल्लाह ऐलान करेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इंशाल्लाह हम तुम्हें कहते हैं ये गजवा, ये इधर से दौड़ जाओ, कश्मीर से भाग जाओ, कश्मीर से भाग जाओ। इंशाल्लाह हम तुझसे भी अल्लाह ने चाहा तो तेरी गर्दन उतारेंगे इंशाल्लाह। हम कश्मीर में मौजूद है, कश्मीरी मुजाहिदीन है, तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। इस आतंकवादी ने हाफिज सईद का नाम लिया। इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि यह हाफिज सईद के आतंकी संगठन का हिस्सा है, और यह भी हो सकता है कि इसने जी न्यूज को यह धमकी हाफिज सईद के कहने पर दी हो। सुधीर चौधरी, मार तो आपको पड़नी है और हमारे हाथों पड़ेगी। आप जो कर रहे हैं कश्मीर में, जो जुल्म और सितम आप कर रहे हैं कश्मीर में हमारी माँ और बहनों के साथ, आपको दिखाई नहीं देता? वो काबिज फौज, वो काबिज दहशतगर्द आर्मी, वो आपको दिखाई नहीं देता? जो बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, जो हो रहे हैं 70 सालों से कश्मीर में, क्यों वहाँ ताला पड़ जाता है आपके मुंह पर? अब इस आतंकवादी को शायद ये नहीं पता कि जी न्यूज के खिलाफ धमकी के जिस दांव को वो आजमा रहा है, उसे खुद आतंकी हाफिज सईद भी आजमा चुका था। तुम सबको, जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। लेकिन उसके बाद जी न्यूज ने आतंक के हाफिज गैंग पर
सच की स्ट्राइक और तेज कर दी, तो फिर हाफिज के गुर्गों की क्या औकात जो जी न्यूज की आवाज को दबा सके। कि जी न्यूज के साथ पूरा हिंदुस्तान है, जी न्यूज के साथ भगवान है, और सुधीर जी को भी बेधड़क बेबाक ऐसे ही रहना चाहिए, और आप भी ऐसे ही लगे रहिए। जो आप देश हित के मुद्दे उठाते हैं, आप उसमें किसी भी तरह से विचलित ना हो, और आप नहीं होंगे, हमें भरोसा है, और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी न्यूज से किस किस को परेशानी है, यह तो आपने देख लिया। आपने गौर किया होगा कि धमकी देने वाला आतंकी कितना बौखलाया हुआ था। लेकिन ये तो हाफिज गैंग के आतंकी की वीडियो वाली धमकी थी। अब हम आपको खालिस्तानी आतंकवादियों की भी धमकी सुनाते हैं। मतलब जी न्यूज के खिलाफ आतंकवाद का गठजोड़, आतंकियों का नया गठबंधन, खालिस्तानी आतंकी। आपको पता चलेगा कि जिहाद और आतंकवाद के खिलाफ जी न्यूज के अभियान से किस तरह से ये आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो देश का दुश्मन है वो जी न्यूज का दुश्मन है, और इसलिए जो लोग देश को तोड़ने का सपना देखते हैं उन्हें जी न्यूज से डर तो होगा ही, और होना भी चाहिए। आतंकवादियों के निशाने पर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मुख्य रूप से थे, लेकिन अब जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी भी आतंकवादियों की हिट लिस्ट में हैं। मेरा ये नंबर पाकिस्तान में इन लोगों के पास कैसे पहुंचा, कहां से आया, इन्हें ये सारी की सारी जानकारी कहां से मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। न सिर्फ हाफिज गैंग बल्कि खालिस्तानी आतंकवादियों से भी सुधीर चौधरी को लगातार फोन पर धमकियां मिल रही हैं। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਠੋਕੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਓ, ਆਲਮੀ ਸੱਥਾ ਤੇ ਧਰੂਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं ਲੈਣੀ ਵੀਰੇ। अब आप ये भी देखिए कि देश के सबसे बड़े चैनल के संपादक को खालिस्तान का आतंकवादी जान से मारने की धमकी देता है, और देश का सेकुलर गैंग इतनी बड़ी बात पर खामोश रहता है। एक आतंकवादी ने सुधीर चौधरी को इंदिरा गांधी जैसा अंजाम भुगतने की भी धमकी दी। गल सुन जरा ध्यान नाल, सानू आ भी पता है कि तू कित्थे जाने और कित्थे रहने, ठीक है ना। ते सानू तेरे घर दा भी पता हैगा, ठीक है। ते तेनू वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह जनरल वैद्या नूं गड्डी चाढ़िया सी ना, या फिर तुहाडी मां इंदिरा गांधी नूं गड्डी चाढ़िया सी, ऐसे ने पुत तेनू चाढ़ना है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में जमीन जिहाद का सच दिखाने के बाद सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पाकिस्तान से धमकी वाले फोन कॉल आए, और अब पाकिस्तान के साथ साथ यूएई से भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। लेकिन समय समय पर असहिष्णुता का एजेंडा चलाने वाले सेकुलर गैंग की जुबान आज भी बंद है। तो भारत को तोड़ने वाली साजिश में पाकिस्तान न सिर्फ हथियारबंद आतंकियों की मदद ले रहा है, बल्कि उसके साथ ऐसे कट्टरपंथी भी हैं जो विचारों से जिहाद फैलाते हैं और बड़ी संख्या में हथियार उठाने वाले आतंकी तैयार करते हैं। जी हां, इस्लाम के नाम पर जहर उगलने वाला ऐसा ही एक जिहादी है। आप जानते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो आ चुका है, चेहरा है जाकिर नाइक, आतंकी तकरीरें करने वाला विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक, जो खुद को इस्लामिक उपदेशक कहता है, भारत से भागकर मलेशिया में छिपा हुआ है। और कल जी न्यूज पर हमने आपको दिखाया था कि कैसे जाकिर नाइक ने मुस्लिम देशों को सलाह दी कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम के विरोध में कुछ कहता है तो उसे मुस्लिम देश में आने पर गिरफ्तार कर लिया जाए। दरअसल जाकिर नाइक ये कहना चाहता है कि जो कोई जिहाद के खिलाफ, अब जाकिर नाइक का इस्लाम तो जिहादी है ना, ये तो सबको क्लैरिटी है। अब जाकिर नाइक कह रहा है कि जो इस्लाम के खिलाफ बोले, मतलब जिहाद के खिलाफ, मतलब आतंकवाद के खिलाफ, वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी जिहाद या आतंकवाद के खिलाफ बोलेगा या कट्टरपंथियों की आलोचना करेगा तो उस पर दुनिया के मुस्लिम देश कार्रवाई करें। अब आप समझ गए होंगे, केरल में जी न्यूज के खिलाफ एफआईआर जिहाद के पीछे कहीं ना कहीं जाकिर नाइक मॉडल है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर अमल शुरू हो चुका है। जी आप जानते हैं, जिसकी घोषणा कल प्रधानमंत्री ने की, उसी को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी मॉडल को ध्यान में रखते हुए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की हैं। इसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए कई सौगातें तो कई तरह के टैक्स बेनिफिट भी दी गए हैं। लोकल के लिए वोकल के तहत सबसे बड़ा ऐलान यह भी किया गया है कि अब 200 करोड़ के टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे। हम कोरोना से लड़ेंगे भी और
आगे भी बढ़ेंगे। कल ऐलान, आज प्लान, अब आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, आत्मनिर्भर भारत का मिशन 2020। देश के नाम संबोधन में 33 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 2700 से ज्यादा शब्द बोले थे, लेकिन सबसे ज्यादा 28 बार आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल किया था। इसी शब्द में ही देश के भविष्य की कुंजी छिपी हुई है। आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। पीएम मोदी ने देश को बता दिया कि कोरोना का संकट लंबा चलेगा, लेकिन अब देश किस रास्ते पर चलेगा यह भी तय हो चुका है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। कोरोना का बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है, लेकिन इससे उबरने का ब्लूप्रिंट और एक्शन प्लान भी सामने आ चुका है। कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। पीएम मोदी के मंत्र पर ही आगे बढ़ते हुए वित्त मंत्रालय ने आज कई ऐलान किए। टैक्स ऑडिट की डेट भी अब 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर कर दी गई है। टैक्स पेयर्स को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत मिली है। इससे 55,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। टैक्स पेयर को बकाया रिफंड तुरंत जारी किया जाएगा। वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। कोरोना काल के संकट से देश यकीनन विजयी होकर निकलेगा। महामारी ने पीछे जरूर धकेला है, लेकिन पीएम मोदी के आत्मनिर्भर मंत्र से एक खुशहाल गणतंत्र का ब्लूप्रिंट देखकर देश को भरोसा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया था और राहत के 10 बड़े ऐलान क्या क्या हुए हैं ये अब आपको बताते हैं, क्या क्या और किस सेक्टर को क्या मिला। देखिए, सबसे पहले एमएसएमई पर पूरा फोकस रहा, पूरा फोकस। एमएसएमई को 4 साल के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का गारंटी फ्री लोन मिलेगा। गारंटी फ्री लोन 3 लाख करोड़ 4 साल के लिए एमएसएमई को, ये नंबर 1। वहीं एनपीए वाले एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा, यानी कि जो एनपीए में चल रहे हैं उनका ये लोन है एमएसएमई का 20,000 करोड़। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ का फंड, ये जो है फंड ऑफ फंड बनेगा। 50,000 करोड़ एमएसएमई के लिए अलग से। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है जिसमें कहा गया लोकल के लिए वोकल बनाना है ग्लोबल, वो सबसे बड़ा ऐलान ये है, ध्यान से सुनिए, 200 करोड़ रुपए तक का सरकारी टेंडर जो है, जो सरकारी खरीद टेंडर अब ग्लोबल नहीं होगा। जितने भी टेंडर डालने वाले होंगे सारे भारतीय होंगे। 200 करोड़ तक की टेंडर। 15,000 से कम वेतन पर पीएफ का पैसा सरकार देगी। कंपनियां पीएफ में अपना हिस्सा 12% से अब 10% भी कर सकती है, ये भी एक बड़ा ऐलान है। इसके अलावा आयकर रिटर्न फाइल करने का, आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ा दी गई है। 31 जुलाई होती थी, अब 30 नवंबर कर दी गई है। हाउसिंग फाइनेंस यानी एनबीएफसी को 30,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये भी एक बड़ा ऐलान किया गया हाउसिंग सेक्टर के लिहाज से। वहीं रेरा के प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी 6 महीनों के लिए बढ़ गई है और बिजली कंपनियों को बढ़ावा दिया गया है, 90,000 करोड़ रुपए उनको दिए जाए। मतलब एक तरीके का मिनी बजट जैसा आज फील हो रहा था, जैसे मिनी कोविड-19 बजट है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का अहम हिस्सा था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को लोकल के लिए वोकल बनना होगा। क्या आप इसका मतलब समझ गए? प्रधानमंत्री की इस अपील से विदेशी बॉन्ड, खासतौर पर चीन के सामने बड़ी चुनौती मेरे ख्याल से सचिन खड़ी होती नजर आ रही। बिल्कुल। लोकल से आपके घर में चीन की घुसपैठ बंद होगी। स्वदेशी मंत्र से चीन के बाजार पर प्रहार। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है।
लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र संबोधन में सबसे ज्यादा जोर लोकल यानी कि स्वदेशी मंत्र पर ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र को आप इस तरह से समझ सकते हैं, भारत अब दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करेगा, खास तौर पर चीन के बाजार और उसके प्रोडक्ट पर निर्भरता कम की जाएगी। सरकार स्थानीय स्तर पर लोगों को स्वरोजगार के मौके देगी, स्वदेशी सामानों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा, चीन पर हमारी निर्भरता को पहले के मुकाबले कम किया जा सके। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी जी न्यूज पर स्वदेशी के प्रचार प्रसार की अपील की। अपने स्वदेशी के उत्पादों को प्रयोग करते इसमें अपने भीतर एक प्राइड, एक गौरव की अनुभूति हमें करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा सपना है, ये सपना जरूर पूरा होगा, इसमें कठिनाइयां जरूर है, लेकिन उनको पार करके हम इस देश को जरूर आने वाले 5-7 वर्षों में आत्मनिर्भर बना सकेंगे और 10 साल में हम चाइना से भी बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और गुरु ऑफ जॉय कहलाने वाले श्री श्री रविशंकर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी मंत्र की वकालत की। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि भारत 21वीं सदी में विश्व गुरु बनने की राह पर निकल पड़ा है। योजना है, इसको कार्यरत करने के लिए हमें काफी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, उत्साह से लगना पड़ेगा। भारतीयों में एक क्षमता है, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जब हम मंगलयान में जा सकते, चंद्रयान कर सकते हैं। तो जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, अंदाजा लगाइए इससे, एक भी पीपीई किट नहीं थी। N95 मास्क का उत्पादन भी भारत में नाम मात्र का ही होता था, लेकिन आज स्थिति क्या है? देखिए, आज आप जानकर हैरान हो जाएंगे, भारत में हर रोज डेली 2 लाख पीपीई किट्स और डेली 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और इसी किट क्रांति का जिक्र पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कल किया था। आपको दिखाते हैं कोरोना काल के 2 बड़े हथियार पीपीई किट और N95 मास्क, दोनों में भारत कैसे आत्मनिर्भर बन चुका है, ये देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। मेक इन इंडिया प्लान, आत्मनिर्भर भारत की शान। कोरोना के खिलाफ भारत की किट क्रांति। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने 5वें संदेश में रोजाना 2 लाख पीपीई किट बनाने की बात कही थी। ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। एक छत के नीचे 30,000 पीपीई किट तैयार हो रही हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए ये आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपीई किट की भारत में कोई कमी नहीं है। और अच्छी बात यह है कि अब पीपीई किट, जिसे भारत ने शायद पहले कभी नहीं बनाया, अब मेक इन इंडिया हो गई है। कोरोना वायरस के दौर से पहले भारत इन किट्स का आयात करता था, लेकिन लॉकडाउन में एक तरफ पीपीई किट की जरूरत पड़ी तो दूसरी तरफ विदेशों से सामान आना बंद हो गया। ऐसे में भारतीय कंपनियों ने बाजार को भांपते हुए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ चीन से आने वाली किट की कीमत 2000 हुआ करती थी, वहीं भारत में अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से 800 से लेकर 1200 के दाम में पीपीई किट बड़ी संख्या में मौजूद है। जाहिर है कोरोना काल देश को बहुत कुछ सिखा भी रहा है। देश अब उन क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर होना सीख रहा है जहां पर कल तक अपने पैरों पर नहीं खड़ा था। दिल्ली से पूजा मक्कड़, जी मीडिया। वहीं तुरंत ही जैसे ही यह ऐलान हुआ कि स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी लेकर के जाना है, तभी आत्मनिर्भर बनेगा भारत, तो स्वदेशी मंत्र पर सबसे पहले अमित शाह का एक्शन हुआ। 1 जून से जवानों के लिए स्वदेशी प्रोडक्ट का फैसला ले लिया गया। मतलब जो आर्मी कैंटीन होती है ना, वहां पर स्वदेशी प्रोडक्ट मिलेंगे। ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सभी कैंटीन्स में, जो आर्मी कैंटीन है, हर जगह स्वदेशी प्रोडक्ट मिलेंगे। ये मैंडेटरी कर दिया गया है।
10 लाख जवान, 10 लाख जवानों के लिए कैंटीन में अब सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट होंगे। 50 लाख परिजन, जी हां, जो कि कैंटीन के साथ और बेनिफिट लेते हैं, यानी 50 लाख परिजन हैं जवानों के, 50 लाख परिवार वाले स्वदेशी प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 2800 करोड़ जो है केंद्रीय पुलिस बलों की कैंटीन से हर साल 2800 करोड़ के सामान की खरीदारी होती है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी सामान दिया जाएगा, मतलब लोकल के लिए वोकल। तो सरकार ने जो 15 ट्रेन, यानी कि हम आगे बढ़ के अब आपको बताते हैं कि जो 15 ट्रेनें देश के अलग अलग शहरों में चलाने का फैसला किया है, उससे बहुत सारे परिवारों को राहत मिली है। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घर पहुंचने लगे हैं, जो कहीं ना कहीं फंसे हैं। वैसे बेंगलुरु से ये रिपोर्ट आप देखिए, ऐसे यात्रियों की भावुक कहानी आप समझिए और उनके दर्द को एहसास कीजिए। और अब जब आप घर जा रहे हैं तो खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है जैसे अपने देश में जा रहे हैं। कोरोना काल में घर वापसी की सबसे इमोशनल स्टोरी। लुधियाना के रहने वाले राजेश सिंह इस वक्त बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर हैं। पिछले 2 महीनों को वो याद भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस दौरान वो अपने परिवार और अपने बच्चों से दूर रहकर सिर्फ उन्हें याद ही कर पाते थे। जी न्यूज ने जब उनसे पूछा कि घर लौट रहे हैं, खुश हैं, तो उनकी भावनाएं छलक उठी। अब जब आप घर जा रहे हैं तो खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है जैसे अपने देश में जा रहे हैं। इतनी खुशी है कि बयान नहीं कर सकते। खुश तो बहुत है जी। ये लुधियाना कैसे जाएंगे आप? कुछ मार्च से लेकर अब तक यानी 50 दिनों से परिवार से दूर राजेश सिंह के लिए लॉकडाउन का वक्त किसी बुरे सपने की तरह था। शुरुआत के 4 दिन तो होटल में रहे, लेकिन फिर होटल भी बंद हो गया। फैक्ट्री के काम से आए थे और अपना 2-3 पार्टियों का अकाउंट स्टेटमेंट सेटल करके उसका पैसा लेन देन करके जाना था 25 को। 25 लॉकडाउन में फंस गए। तो देश में इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से भारत को युद्ध की धमकी दी गई है। आपको बता दें, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर ने भारत को युद्ध की गीदड़ धमकी दी है। पीओके के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भारत पर हमला करने के लिए कहा है। राजा फारूक हैदर ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की सेना को भारत पर हमले का आदेश दे दे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान कड़े कदम उठाए, भारत के खिलाफ केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ये पीओके के प्रधानमंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं। हैदर ने यह भी कहा है कि भारत पीओके के बारे में मौसम का पूर्वानुमान जारी कर रहा है और पाकिस्तान को अब दिल्ली के मौसम का अपडेट जारी करना चाहिए।